Hello students, so we are starting a new chapter that is consignment. एंड बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपने पहले कभी 11th या 12th में कवर अप नहीं किया हुआ है, स्पेशली अगर आप सीबीएसई बोर्ड से थे। हाँ, कुछ स्टेट बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली कंसाइनमेंट का टॉपिक कवर होता है, बट अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं बच्चों, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस टॉपिक को अपन बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड बिलीव मी टॉपिक इज रियली इजी। ठीक है, तो आप घबराए ना इससे, क्योंकि जनरली इसके बारे में एक ऐसा ओवरव्यू बनाया जाता है कि बड़ा टफ टॉपिक है, समझ में नहीं आता, हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन नहीं कर पाते, कंसाइनमेंट के आंसर कभी भी एक बार में सही आते ही नहीं है प्रॉफिट्स के। बच्चों सभी टेंशन को दूर रखिए, जो भी आपने चैप्टर के बारे में सुना है वो गलत सुना है। मैं आपको इसको इतना सिंपल वे के अंदर पढ़ाऊंगा कि आपको बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर से। और जिस तरह से हमने अभी अपने प्रीवियस चैप्टर्स कवर करे हैं और जितनी आपको एक क्लैरिटी मिली है अपने पुराने चैप्टर्स के अंदर, बिल्कुल वैसा ही क्लैरिटी और वैसा ही कॉन्फिडेंस आपको कंसाइनमेंट में भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो आइए पहले समझें ये कंसाइनमेंट क्या है। कंसाइनमेंट बेसिकली सेल को इनिशिएट करने के लिए एक एडिशनल ट्रांजैक्शन है। सुनना मेरी बात, में क्या बोल रहा हूं। कंसाइनमेंट सेल को इनिशिएट करने के लिए एक एडिशनल ट्रांजैक्शन है, और ये एडिशनल ट्रांजैक्शन कैसे होगा वो जरा आप समझें इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, मेरा अल्टीमेट पर्पस ये है कि मुझे गुड्स सेल आउट करने हैं, बट गुड्स सेल आउट करने के लिए मैं डायरेक्टली बायर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैंने बायर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए एक एजेंट अपॉइंट करा, और वो एजेंट क्या करेगा, मेरे बिहाफ पर गुड्स सेल कर देगा। तो गुड्स को सेल करने के लिए पहले मैंने अपने जो गुड्स हैं वो कहां तक पहुंचाए, एजेंट के पास पहुंचा दिए, और एजेंट ने वो गुड्स रिस्पेक्टिव बायर्स को सेल आउट कर दिए। तो जब मैंने अपने गुड्स एजेंट को ट्रांसफर करे, दिस एडिशनल प्रोसेस और दिस एडिशनल ट्रांजेक्शन इज नोन एज व्हाट, कंसाइनमेंट. So consignment is an activity where one person will transfer the goods to be sold to some another person, and that particular another person will later on sell the goods to the prospective buyers. तो बच्चों सवाल ये उठता है कि क्या आप कंसाइनमेंट को एज अ सेल ट्रीट कर सकते हो क्या। बच्चों लेमन लैंग्वेज के अंदर, एक जनरल लैंग्वेज के अंदर आप कंसाइनमेंट को सेल कह सकते हैं, बट जब मैं टेक्निकली अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, या जब मैं इसको थोड़ा और रीजनेबली समझूंगा, तो पहली बात तो ये है कि कंसाइनमेंट इज नॉट इक्वल टू सेल। आप कंसाइनमेंट को कभी भी सेल के बराबर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि बच्चों जब हम सेल की बात करते हैं तो जब भी सेल करेंगे गुड्स को, तो सेल करने पर गुड्स का जो टाइटल है वो ट्रांसफर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आई ओन दिस मोबाइल फोन, ये सेल फोन है मेरे पास में। अगर ये सेल फोन मैं किसी को भी सेल कर देता हूं, जिसको मैं सेल करूंगा वो इसका ओनर बनेगा, राइट। फिर मेरा जो ओनरशिप का राइट था इस सेल फोन पे वो चल जाएगा और वो किसी और के पास में ट्रांसफर हो जाएगा। कंसाइनमेंट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता। कंसाइनमेंट के अंदर जब मैं अपने गुड्स किसी और पर्सन तक ट्रांसफर करूंगा ताकि वो पर्सन आगे जाके सेल कर पाए, तो जिसको मैंने अपने गुड्स ट्रांसफर करे उसके पास में केवल उस गुड्स का पोजेशन आया है, उसके पास में उन गुड्स की ओनरशिप नहीं आई। यानी जब मैंने, अगर मैं मिस्टर ए हूं और कोई सामने वाला पर्सन मिस्टर बी है, जब मैंने मिस्टर बी को अपने गुड्स ट्रांसफर करे फॉर द पर्पस दैट मिस्टर बी विल सेल द गुड्स टू सम अदर बायर, ठीक है, तो मैंने मिस्टर बी को गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करा। ओनरशिप तो गुड्स का स्टिल मेरे पास में है। मैंने केवल बी को गुड्स का पोजेशन दिया है कि तुम गुड्स को अपने पास में रखो, और जब तुम्हारे पास में बायर आ जाए तुम इन गुड्स को बेच देना। यानी मैंने मिस्टर बी को गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं किया था, मैंने उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी थी। इसलिए कंसाइनमेंट इज नॉट इक्वल टू सेल। मोर ओवर, जब मैंने गुड्स मिस्टर बी को ट्रांसफर करे तो बी ने मुझे पैसा नहीं दिया। बी मुझे पैसा कब देगा, जब वो गुड्स आगे जाके किसी और बायर को बेचेगा, ठीक है, और जब उसको उस बायर से पैसा रिकवर होगा तब वो पैसा अल्टीमेटली मुझे पे करेगा। सवाल ये उठता है कि सर क्या ये बी जो काम करेगा हमारे बिहाफ पर क्या मुफ्त में करेगा। बच्चों मुफ्त में कुछ भी नहीं होता। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड।
बी जब ये सामान बेचेगा तो जो उसने मेहनत करी है सामान को बेचने में, उसके बदले वो ए से क्या मांगेगा? कमीशन मांगेगा। एंड केवल कमीशन के लालच से वो ये कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहेगा। ठीक है, तो अभी तक अगर हम बहुत शॉर्ट में इसको समराइज करें तो कंसाइनमेंट का केवल इतना सा मतलब हुआ जहां पे एक पर्सन गुड्स बेचना चाहता है, बट वो गुड्स एक इनडायरेक्ट मैनर के अंदर सेल करना चाहता है। तो उसने क्या करा? एक एजेंट को अपॉइंट करा, एजेंट को अपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, और जो एजेंट है वो उसके बिहाफ पे गुड्स सेल करेगा। गुड्स सेल करके जो पैसा आएगा वो मनी उसको ट्रांसफर कर देगा और बदले में अपना कमीशन चार्ज कर लेगा। इसको अपन सिंपल सिंपल से क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान देते हैं, जब मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स ट्रांसफर करता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल नहीं होता। सेल किस पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा? जब मिस्टर बी ने फाइनली जो गुड्स हैं वो रिस्पेक्टिव बायर्स को सेल कर दिए, उस टाइम पर क्या होता है बच्चों? सेल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिस्टर ए जो गुड्स भेज रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलने के, उसको पुकारने के दो अलग अलग नाम है। एक तो नाम है कंसाइनर और दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल। तो या तो आप बोलेंगे कंसाइनर या फिर आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंसाइनर या प्रिंसिपल वो पर्सन है जो अपने गुड्स को सेल करना चाहता है, और गुड्स को सेल करवाने के लिए उसने अपॉइंट करा एक एजेंट। उस एजेंट को अपन क्या बोलते हैं? कंसाइनी। तो कंसाइनी वो पर्सन है जो कंसाइनर से गुड्स को रिसीव करेगा। आप देखो, वो कंसाइनर से गुड्स को रिसीव करता है, बट वो ओनली गुड्स की ओनरशिप ऑब्टेन नहीं कर पाता। वो गुड्स की ओनरशिप ऑब्टेन नहीं कर पाता, वो केवल गुड्स का पोजेशन अपने पास में ले सकता है ताकि वो गुड्स को आगे सेल आउट कर पाए। तो कंसाइनी के पास गुड्स का ओनरशिप तो नहीं आया, बट उसके पास गुड्स का पोजेशन आ गया, और फिर वो क्या करता है? गुड्स को आगे जाके सेल करता है। किसको? बायर्स को, यानी जो रिस्पेक्टिव कस्टमर्स है उनको सेल आउट कर देता है। कस्टमर उससे क्या पे करते हैं? कैश पे करते हैं, और वो कैश किसको ट्रांसफर किया जाता है? कंसाइनर को ट्रांसफर किया जाता है, अपना कमीशन का अमाउंट माइनस करके। यानी जो भी हमें बेचने से पैसा आया, उस पैसे में से हमने अपना कमीशन माइनस करा, और कमीशन माइनस करके रिमेनिंग जो अमाउंट है वो हमने कंसाइनर को ट्रांसफर कर दिया। तो ये एक बड़ा सिंपल सा जो प्रोसीजर है वो किसके रिगार्डिंग है? कंसाइनमेंट के रिगार्डिंग है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो अब आइए अपन टेक्निकली कुछ इसकी और बातें समझेंगे। ठीक है, और इसको समझाने के लिए मैं कुछ आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहाँ पे दिखाऊंगा, और बाद में आप उसको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या क्या लिखा है देखना। कंसाइनमेंट रिलेट्स टू dealing with a situation where one person or firm sends goods to another person or firm on the basis that goods will be sold on behalf of and the risk of the former person। ठीक है, क्या लिखा है? कंसाइनमेंट एक ऐसा ट्रांजैक्शन है, एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे एक पर्सन किसी और पर्सन या फर्म को गुड्स ट्रांसफर करता है, इस भरोसे पर कि वो जो दूसरा पर्सन है वो पहले वाले पर्सन के रिस्क पर और उसके ऑर्डर्स पे गुड्स को सेल करेगा। ठीक है, द पार्टी विच सेंड्स द गुड्स इज नोन एज व्हाट? द प्रिंसिपल और द कंसाइनर। द पार्टी टू whom the goods are sent is known as what? The agent. The ownership of the goods remains with the consignor or the principal। जो गुड्स की ओनरशिप है वो हमेशा किसके पास में रहती है? कंसाइनर के पास या प्रिंसिपल के पास, जब तक कि कंसाइनी कस्टमर्स को बेच ना दे। उस टाइम पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, और ओनरशिप कौन ट्रांसफर करेगा? कंसाइनी ट्रांसफर कर देगा। किसके बिहाफ पे? कंसाइनर के बिहाफ पे। Agent or the consignee does not become the owner even though the goods are in his possession। goods का possession consignor के पास में नहीं है, consignee के पास में है, फिर भी वो उसका owner नहीं कहलाता है। आगे ध्यान देंगे, consignor does not send an invoice to the consignee। consignor कंसाइनी को इनवॉइस सेंड नहीं करता, क्योंकि आप समझो इनवॉइस का मतलब तो क्या है? इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ सेल। तो इनवॉइस तो कौन बनाएगा? इनवॉइस कंसाइनी बनाएगा। जब कंसाइनी बायर्स को गुड सेल आउट करेगा तो वो उनको इनवॉइस या बिल बनाकर देगा, बट यहाँ पे कंसाइनर तो बिल बना नहीं सकता ना। कंसाइनर क्या करता है? कंसाइनर जब गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को,
तो वो भी एक इनवॉइस बनाता है, बट उस इनवॉइस का नाम होता है प्रोफार्मा इनवॉइस। क्या नाम होगा? प्रोफार्मा इनवॉइस, जहां पे वो ये स्टेट करेगा कि उसने कितने कितने गुड्स कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर उसको भेजे हैं और कितने अमाउंट पर सेंड करे हैं। तो वो जो प्रोफार्मा इनवॉइस है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसाइनर एंड इज सेंट टू द कंसाइनी अलोंग विद द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्स अमाउंट ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर दी कंसाइनी को, तो मैं उन एक्स अमाउंट ऑफ गुड्स के साथ में उसी का प्रोफार्मा इनवॉइस बनाकर भेजूंगा कि इसमें इतनी क्वांटिटी इस पर्टिकुलर गुड की है और इतनी क्वांटिटी किसी और गुड की है और उसका ये रिस्पेक्टिव प्राइस है। ठीक है, तो प्रोफार्मा इनवॉइस बेसिकली डिटेल्स कंटेन करता है जो अपन गुड्स सेंड करते हैं उस चीज की, बट इट इज नॉट द फाइनल इनवॉइस। जो फाइनल इनवॉइस है वो तो कौन बनाएगा? कंसाइनी बनाएगा। So consignor does not send an invoice to the consignee, he sends only a pro forma invoice to convey the information to the consignee regarding the particulars of the goods sent. जो goods भेजे हैं उसके बारे में particular submit करा जाता है in what? In a pro forma invoice. For his work, the consignee receives a commission calculated on the basis of gross sales. बोल रहे हैं कि कंसाइनी को जो भी वो सेल्स करता है उसके ऊपर क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। अब बच्चों, कमीशन ना दो तरह का होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक होता है नॉर्मल कमीशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कमीशन। जितना आपने सेल्स करा उस पर कमीशन ले लो। आपने सेल करा 10,000 तो 10,000 पे कमीशन ले लो। आपने सेल करा 20,000 पे कमीशन ले लो। जितनी ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा आपका कमीशन का अमाउंट होगा, जितनी कम सेल करोगे उतना कम आपका कमीशन का अमाउंट होगा। और जो एक कमीशन है वो परसेंटेज बेस्ड होगा। 10,000 की सेल पर 10%, 20,000 की सेल पर 10% एंड सो ऑन। यानी कमीशन का परसेंटेज तो फिक्स्ड है, बट जो अमाउंट है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द सेल्स मेड। बट बहुत बार क्या होता है बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि जो कंसाइनी है वो क्रेडिट सेल्स नहीं करेगा। सेल्स को इनिशिएट करने के लिए आपको कैश सेल भी करनी पड़ सकती है और क्रेडिट सेल भी करनी पड़ सकती है। जब भी कंसाइनी क्रेडिट सेल करता है तो क्रेडिट सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क आता है। वो रिस्क क्या है कि जिसको अपन ने सेल आउट करा, क्या हमें वो पैसा देगा कि नहीं देगा? एक रिस्क है। तो पैसा नहीं देगा तो बैड डेट्स हो सकते हैं। अब आप एक बात को समझे, कंसाइनी ने गुड्स बेचे, कंसाइनर ने गुड्स बेचे नहीं थे। कंसाइनर ने तो गुड्स कंसाइनी को कंसाइन किए थे कि तुम गुड्स अपने पास में रख लो, जब तुमको बायर मिल जाए इसको बेच देना। ठीक है, तो कंसाइनी ने गुड्स को सेल आउट करा, उसकी वजह से बैड डेट्स हो गए और नुकसान कंसाइनर को बियर करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंसाइनी तो एक्ट कर रहा है ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसाइनर। तो कंसाइनर से पूछा होगा कि क्या मैं क्रेडिट सेल कर दूं? ठीक है, कंसाइनर ने बोला हाँ कर दो, तो उसने कर दिया। अब उसकी वजह से बैड डेट्स हो गए सेल की वजह से, तो नुकसान किसको भुगतना है? कंसाइनर को नुकसान भुगतना पड़ेगा। बट क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है जहां पे कंसाइनर ये बोले कि कंसाइनी तुम्हें जितनी क्रेडिट सेल करनी है कर लो, बट अगर बैड डेट्स हो गए तो उसका नुकसान तुम्हें झेलना पड़ेगा? तो क्या कंसाइनी ये नुकसान उठाने को तैयार हो जाएगा? बिल्कुल। बट उसके लिए वो ऑब्वियस सी बात है क्या मांगेगा? एक्स्ट्रा कमीशन मांगेगा। और बच्चों, इस एक्स्ट्रा कमीशन को अपन क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिटर कमीशन। क्या बोलेंगे? डेल क्रेडिटर कमीशन। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि कंसाइनी बैड डेट्स का रिस्क भी उठाए, तो बैड डेट्स का रिस्क बियर करवाने के लिए आपको उसको ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा, नॉर्मल कमीशन के अलावा एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा कमीशन क्या कहलाता है? डेल क्रेडिटर कमीशन। क्या इतनी बात समझ में आई? पढ़कर देखें क्या लिखा है। For his work, the consignee receives a commission calculated on the basis of gross sale. For ordinary commission, the consignee is not responsible for any bad debts. यानी अगर आप उसको केवल ऑर्डिनरी कमीशन पे करते हैं तो वो कमीशन पे करने के बाद वो बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। बट अगर आप उसको पे करते हैं डेलगेटर कमीशन, तो डेलगेटर कमीशन पे करने के बाद में वो बैड डेट्स की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हो जाएगा। वरना बैड डेट्स का रिस्क किसको बियर करना पड़ेगा? कंसाइनर को बियर करना पड़ेगा। तो बच्चों, कमीशन का पॉइंट सबको समझ में आ गया ना अब?
कमीशन दो तरह का हो सकता है, ऑर्डिनरी एंड डेल क्रेडिटर। अगर हम बेड डेट्स का रिस्क बियर नहीं करना चाहते एंड वी वांट दैट कंसाइनी शुड बियर द रिस्क ऑफ बेड डेट्स ऑन अकाउंट ऑफ ऑल द क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम, वी विल एनकरेज हिम बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, डेल क्रेडिटर कमीशन। आगे देखेंगे, periodically the consignee sends the consigner a statement called the account sales। ठीक है, जो कंसाइनी है वो कंसाइनर को भेजता है एक स्टेटमेंट जिसका नाम क्या है, अकाउंट सेल्स। अभी अकाउंट सेल्स क्या हुआ, कंसाइनी ने कितने गुड्स सेल आउट करे वो कंसाइनर को मालूम कैसे चलेगा, तो उसके लिए वो एक स्टेटमेंट बनाकर भेजता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल्स। और अकाउंट सेल्स के अंदर वो सारी की सारी बातें डिस्क्लोज करेगा कि मैंने ये वाला गुड इतने क्वांटिटी सेल करी है और इतने अमाउंट में सेल करा है। ठीक है, प्लस गुड्स को बेचने के लिए उसने कौन कौन से खर्चे इंकर करे हैं, प्लस उसका कमीशन कितना है, ये सब डिटेल बनाकर वो कंसाइनर को सेंड आउट कर देता है। और इस तरह के स्टेटमेंट को अपन क्या कह देते हैं बच्चों, हम बोलते हैं अकाउंट सेल्स। यानी अब ध्यान दें, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो वो साथ में दे देगा प्रोफार्मा इनवॉइस। जब कंसाइनी फाइनली बायर्स को गुड्स सेल आउट करेगा तो वो बनाएगा रियल इनवॉइस। और जितना भी उसने गुड्स सेल करा, जो भी कंसाइनी ने खर्चे करे और जो भी उसका कमीशन है, वो सबकी डिटेल्स वो एक स्टेटमेंट में लिख कर देगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल्स। यानी अकाउंट सेल्स की मदद से जो कंसाइनर है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग कर पाएगा। आप एक बात समझिए, जब तक कंसाइनर के पास में अकाउंट सेल्स अवेलेबल नहीं होगा तो उसको ये मालूम नहीं चलेगा कि कंसाइनर ने कितने खर्चे करे, उसने कितनी सेल्स करी, और सेल्स के ऊपर उसका कमीशन कितना है। ये सब चीज की कैलकुलेशन अकाउंट सेल्स के आने के बाद में हो सकती है। यानी कंसाइनर अगर अपनी बुक्स में एंट्री बनाना चाहता है तो उसके पास में क्या अवेलेबल होना चाहिए, अकाउंट सेल्स अवेलेबल होना चाहिए। और ये अकाउंट सेल्स हर दिन नहीं मिलता, ये अकाउंट सेल्स पीरियोडिकली मिलता है। फॉर एग्जाम्पल डिसाइड ये कर लिया कि हर वीक उसको सेंड करा जाए, या महीने में एक बार भेजा जाए, या महीने में दो बार भेजा जाए, या 3 महीने में एक बार भेजा जाए, वॉल्यूम ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितने टाइम के बाद में अकाउंट सेल्स कंसाइनी बनाकर सेंड करेगा, किसको, कंसाइनर को। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ रही है। तो मैंने यहाँ पे जो भी चीजें हाईलाइट करी हैं बच्चों वो आपको नोट करना पड़ेगा। नोट इट डाउन प्लीज इन योर कॉपीज। जितना भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। जल्दी से नोट करें बच्चों। इसके बाद फिर मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा।
तो बच्चों यहां तक कॉपी हो गया सबका? नेक्स्ट पॉइंट देखना अब जो आपको नोट करना है, यहां पे लिखा है पीरियोडिकली द कंसाइनीज एंड्स। तो यहां पे कुछ गड़बड़ है, इट इज अ प्रिंटिंग एरर। यहां पे आप लिखेंगे कंसाइनी सेंड्स, ठीक है ना। पीरियोडिकली द कंसाइनी सेंड्स टू द कंसाइनर a statement called account sales. Periodically the consignee sends to the consigner a statement called account sales. ये आप चेंज कर दें और नोट करें इस पॉइंट को। इसके बाद फिर मैं आपको कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बच्चों, हो गया नोट डाउन। अब मैं आपको अकाउंटिंग समझाने जा रहा हूं कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चों उस अकाउंटिंग को समझने के लिए आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम के अंदर मैं आपको काफ़ी सारी बातें समझाऊंगा अकाउंटिंग को लेकर, और फिर उसके लिए अपन सेपरेटली अलग अलग एंट्रीज को भी समझेंगे, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट। तो बच्चों कंसाइनमेंट के कॉन्सेप्ट में दो पार्टीज हैं। एक पार्टी है कंसाइनर और दूसरी पार्टी का नाम है बच्चों कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनर एंड कंसाइनी ये दो पार्टीज हैं। और कंसाइनी फाइनली किसको सेल करता है? कंसाइनी फाइनली जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करता है अपने कस्टमर्स को। तो कंसाइनर, कंसाइनी एंड कस्टमर्स, ध्यान दें कंसाइनर इज नेवर इन टच विथ द कस्टमर्स, ओनली कंसाइनी इज इन टच विद द कस्टमर्स, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है आपको मेरा? यानी कस्टमर्स के कांटेक्ट में कंसाइनर नहीं है, कस्टमर्स के कांटेक्ट में कौन है? कंसाइनी है, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए बच्चों। ऐसा है कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड करे ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है ना। कंसाइनर ने कंसाइनी को क्या करा है? इट हैज सेंट द गुड्स, गुड्स सेंट। और ये गुड्स सेंड करे ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनी क्या करता है? कंसाइनी गुड्स को रिसीव करता है, अपने पास में स्टोर करता है और फिर उसको सेल आउट कर देता है। अब जरा आप इनके बीच में क्या क्या होगा आप इस बात को समझें। कंसाइनर ने गुड्स कंसाइनमेंट पर सेंड करे कंसाइनी को,
तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से खर्चे होने चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो ऑब्वियस सी बात है, जो गुड्स का जो एमआरपी है या जो गुड्स का प्राइस है वो डेफिनेटली कंसाइनर के लिए कॉस्ट है। यानी मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस पूरे कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन में कौन कौन से खर्चे होने चाहिए। तो यहाँ पे खर्चे करने वाली दो पार्टीज हैं, एक पार्टी का नाम है कंसाइनर और दूसरे पार्टी का नाम है कंसाइनी। खर्चे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से खर्चे होंगे। तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने गुड्स कंसाइनी के पास भेज दिए ताकि वो आगे बेच पाए, ठीक है ना, भेज दिए ताकि वो आगे बेच पाए। तो बच्चों जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड करे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी ना, यानी जो गुड्स उसने परचेज करे होंगे उसका कुछ प्राइस उसने पे करा होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉस्ट इन्वॉल्व है वो कौन सा है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। तो बच्चों ये जो गुड्स उसने सेंड करे, यहाँ लिखा मैंने कॉस्ट और मैंने कॉस्ट में ऐड करा लोडिंग। आप पूछ रहे होंगे सर ये लोडिंग क्या है। बच्चों ये लोडिंग कुछ भी नहीं है। बहुत बार क्या होता है जब कंसाइनर गुड्स को सेंड करता है तो आपको मालूम है ना वो क्या बनाता है, उसके बाद गुड्स को सेंड करते वक्त वो प्रिपेयर करता है प्रोफार्मा इनवॉइस। और प्रोफार्मा इनवॉइस में वो डिटेल्स डालता है कि उसने कौन कौन से गुड्स सेंड करे हैं, कितनी क्वांटिटी में सेंड करे हैं और किस दाम पर सेंड करे हैं। अब बहुत बार कंसाइनर क्या करता है, जो प्राइस है जिस प्राइस पे वो गुड्स को सेंड करता है या तो वो खुद की कॉस्ट ही हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कंसाइनर ने कहीं बाहर से गुड्स परचेज करे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम द कंसाइनर, तो पहले मैं गुड्स कहीं बाहर से खरीदूंगा या मैं उसे खुद मैन्युफैक्चर करूंगा और फिर मैं कंसाइनी को सेंड करूंगा। तो मैंने गुड्स खरीदे या मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर करे 100 रुपीज में और मैंने उसको कंसाइनी को भी 100 रुपीज में ही दे दिया। तो इसका मतलब आई हैव ट्रांसफर्ड माई गुड्स टू द कंसाइनी ऑन ऑन कॉस्ट। और बहुत बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने गुड्स 100 रुपीज के अंदर परचेज करे और मैं ये गुड्स यूजुअली 100 रुपीज का गुड्स मैं 110 पे सेल करता मार्केट में, तो मैंने कंसाइनी को 110 पे ट्रांसफर कर दिए। तो अगर आप कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़कर अगर आप कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़कर प्रोफार्मा इनवॉइस बनाते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो यहाँ लोडिंग का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ लोडिंग का मतलब है प्रॉफिट। ठीक है, तो लोडिंग बोले या प्रॉफिट बोले बात एक ही है। तो कॉस्ट प्लस लोडिंग और प्रॉफिट, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, लोडिंग का मतलब एक तरह से आप प्रॉफिट कह सकते हो, बट उसको प्रॉफिट ना बोले तो ही अच्छा है। उसके पीछे रीजन क्या, आप एक बात समझें। प्रॉफिट एक्चुअल में कब होगा, जब आप गुड्स को सेल करेंगे। और गुड्स को सेल कौन करता है, कंसाइनी। तो कंसाइनी के बेचे बगैर तो प्रॉफिट नहीं हो सकता ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंट आउट कर दिए और बोल रहा है कि देखो मैंने प्रॉफिट कमा लिया। फिर तो आपको एक्चुअल में सेल करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से ही प्रॉफिट कमा लोगे। कंसाइनी भी तो हमारा ही बंदा है, वो हमारे गुड्स होल्ड करता है। जब तक वो फाइनली बेचेगा नहीं, प्रॉफिट तो हमें हुआ ही नहीं। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद ने आपने खुद ने प्रॉफिट कमा लिया अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ब्रांच सिटी ए में है, आपकी दूसरी ब्रांच सिटी बी के अंदर है, तो सिटी ए ने सिटी बी को गुड्स ट्रांसफर करे और प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर कर दिए और बोल रहे हमने प्रॉफिट कमा लिया। ये तो इलॉजिकल हुआ ना। जब तक वो गुड्स को सेल आउट नहीं करोगे तब तक आपका एंटरप्राइज रियल प्रॉफिट नहीं कमा सकता। इसलिए हम प्रॉफिट की जगह पर क्या टर्म का इस्तेमाल करते हैं, लोडिंग। बट मैंने यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए बोला कि आप लोडिंग को एक तरह से प्रॉफिट का परसेंटेज मान सकते हो, ठीक है। बट एक्चुअल में ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट अभी तक आपने अर्न नहीं करा। जब तक कि फाइनली कंसाइनी बेचेगा नहीं, अपन प्रॉफिट अर्न कर नहीं पाएंगे। तो अब बच्चों सवाल ये उठता है कि जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड करे तो जो गुड्स की कॉस्ट है वो तो उसके लिए एक्सपेंडिचर है ही, क्या इसके अलावा कुछ और भी एक्सपेंडिचर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। जरा ध्यान दें, यहाँ पे कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे एक्सपेंसेस इंकर हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों हम बात कर सकते हैं कि हमने गुड्स को जब सेंड करा तो उसके लिए हमने फ्रेट या फिर कैरेज के चार्जेस पे करे। तो एक्सपेंसेस के फॉर्म में क्या हो सकता है, फ्रेट हो सकता है या आप बोल सकते हैं कैरेज हो सकता है।
भाई ऑब्वियस सी बात है, जो गुड्स आप ट्रांसफर करेंगे वो किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जाएगा, या तो रेलवेज के थ्रू आप ट्रांसफर करेंगे, या कोई आप बस का सर्विस यूज करेंगे, या ट्रक का सर्विस यूज करेंगे, तो भाई आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे ना। तो फ्रेट या कैरेज आपने पे करा। उसके अलावा बच्चों बहुत बार रिस्क रहता है कि जो गुड्स हैं वो चोरी ना हो जाए, रास्ते में चोरी हो जाए, रास्ते में डैमेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अपन गुड्स के लिए क्या ले सकते हैं? इंश्योरेंस ले सकते हैं। ट्रांजिट का इंश्योरेंस, कि जब तक वो गुड्स ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में कोई मिसहैप ना हो, गुड्स चोरी ना हो जाए, गुड्स डैमेज ना हो जाए, उसके प्रोटेक्शन के लिए आपने इंश्योरेंस ले लिया। तो ये ट्रांजिट का इंश्योरेंस हो गया, ये हम खर्चा कर सकते हैं। गुड्स को उस व्हीकल में लोड कराना पड़ेगा, तो जो पर्सन लोड करेगा उसको, वो उसके वेजेस देगा। तो लोडिंग के वेजेस, सो वेजेस फॉर लोडिंग द गुड्स, ये भी एक खर्चा हो सकता है। अच्छा ध्यान रखना, ये वाला लोडिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा पॉइंट नंबर सी में, और जो ऊपर लोडिंग लिखा उसका मतलब एक नहीं है। यहाँ पे लोडिंग गुड्स का मतलब एक्चुअली आप गुड्स को उस व्हीकल में लोड कर रहे हो, उसके लिए आपने वेजेस पे करे। ऐसा तो है नहीं ना कि ओनर खुद ही जाकर गुड्स को लोड करेगा, नहीं, कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई लेबरर उसको लोड करेगा, तो उसका वेजेस पे करोगे। कहने का मतलब ये है कि कंसाइनर की ओर से खर्चे किए जा सकते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। उसके अलावा पैकिंग के ऊपर खर्चा हो सकता है। भाई गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत बार हमें स्पेशली पैकिंग करनी पड़ती है, तो हम पैकिंग चार्जेस के ऊपर भी कुछ खर्चा कर सकते हैं। और बच्चों इसके अलावा भी और बहुत सारे तरह तरह के खर्चे हो सकते हैं। हम बेसिकली ये समझना चाह रहे हैं कि इस कंसाइनमेंट के प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। सबसे पहली एक्टिविटी आपको मैंने क्या बताई? गुड्स सेंड करने की एक्टिविटी। और जब गुड्स को सेंड करेंगे तो या तो एट कॉस्ट सेंड करेंगे, या कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़कर अपन सेंड करेंगे। अगर आपने कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ा, उस प्रॉफिट को अपन क्या बोलते हैं? लोडिंग, ठीक है। और गुड्स सेंड करते समय हम तरह तरह के खर्चों को इंकर कर सकते हैं, और ये खर्चे अपन पहले बात कर रहे हैं बच्चों कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा फ्रेट का हो सकता है, कैरेज का हो सकता है, इंश्योरेंस का हो सकता है, लोडिंग की वेजेस हो सकती हैं, उसके अलावा पैकिंग चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों? ये गुड्स कंसाइनी तक पहुंच गए, ठीक है, ये गुड्स पहुंच गए, लकीली कोई डैमेज नहीं हुआ, एंड फाइनली गुड्स कंसाइनी के एंड पर आ चुके हैं। जब कंसाइनी के एंड पर गुड्स आएंगे, तो क्या लगता है कंसाइनी को खर्चा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा बच्चों, क्यों नहीं करेगा भाई। तो कंसाइनी को भी खर्चे करने पड़ सकते हैं। कौन कौन से खर्चे इनकर होंगे? अच्छा, काफी बार क्या होता है कि जो गुड्स हैं वो एग्जैक्टली कंसाइनी की लोकेशन तक नहीं पहुंच पाते, गुड्स एक मिड पॉइंट पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कहें कि गुड्स पोस्ट ऑफिस पर आ गए, या जहाँ पे कोरियर कंपनी है वहां पे गुड्स आ गए। अब वहां से कंसाइनी को खुद गुड्स लेकर जाने पड़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कंसाइनी को भी फ्रेट के जो चार्जेस हैं वो इंकर करने पड़े। तो मैंने यहाँ पे लिखा, हो सकता है कि कंसाइनी को भी फ्रेट या फिर कैरेज का पेमेंट करना पड़ जाए। और बहुत बार क्या होता है कि कॉस्ट की शेयरिंग भी हो जाती है, कुछ खर्चा कंसाइनर कर लेता है, कुछ खर्चे कंसाइनी कर लेता है। जैसे मान लीजिए जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी से आपने गुड्स सेंड करे, तो आपने उसको बोला कि भाई तुम्हारा किराया 2,000 रुपये का है, 1,000 रुपये तो मैं दे रहा हूँ, 1,000 रुपये तुम कंसाइनी से कलेक्ट कर लेना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फ्रेट या फिर कैरेज का चार्ज किसने पे करा? कंसाइनी ने पे करा। कंसाइनी भी गुड्स की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करा सकता है, क्योंकि वो जो गुड्स हैं वो कंसाइनी के पास में स्टोर रहेंगे, उसकी दुकान पर रहेंगे, तो उसने भी इंश्योरेंस करा दिया कि गुड्स का डैमेज ना हो, गुड्स की चोरी ना हो, ठीक है। उसके अलावा बच्चों कंसाइनी ने गोडाउन का रेंट पे करा, जिस गोडाउन के अंदर गुड्स को स्टोर कर रहा है उसके लिए गोडाउन का रेंट पे करा, ठीक है। उसके अलावा बच्चों इसने काफ़ी सारे सेलिंग के लिए भी एक्सपेंसेस करे होंगे, छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट दे दिया, ठीक है, या फिर इसने सेलिंग के लिए कोई अट्रैक्टिव पैकेजिंग करी, उसके लिए कुछ खर्चा करा। तो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारे खर्चे हो सकते हैं। जब गुड्स कंसाइनी के पास में आएंगे तो वो गुड्स को अनलोड कराएगा, तो उसको गुड्स के अनलोडिंग के लिए क्या पे करना पड़ेगा? वेजेस पे करना पड़ेगा। सो वेजेस फॉर अनलोडिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? आप पूरे प्रोसेस को ना समझें, मन में, और मतलब इसको मन में विजुअलाइज करें कि ये क्या चल रहा है बेसिकली। मान लेते हैं कंसाइनर दिल्ली में है और कंसाइनी मुंबई में है, तो जब दिल्ली से मुंबई गुड्स
ट्रांसफर होंगे तो उस दौरान कौन कौन से खर्चे किए जा रहे हैं। जब दिल्ली वाली पार्टी गुड्स को सेंड कर रही है तो गुड्स की कॉस्ट वो उसके लिए खर्चा है, गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंस करे सेंड करने में वो भी उसके लिए खर्चा है। अब जब गुड्स मुंबई में पहुंच गए तो मान लेते हैं कि वो गुड्स जो है रेलवे के थ्रू आए थे, तो अब ट्रेन आपके घर तक तो आएगी नहीं, या ट्रेन आपके लोकेशन तक तो आएगी नहीं, ट्रेन तो रेलवे के डिपो पर आ जाएगी। तो रेलवे के डिपो पर ट्रेन आ गई, वहां पे गुड्स आपने अनलोड करवाए, आपने उसके लिए वेजेस पे करी। फिर ट्रेन के डिपो से हमें अपने शोरूम तक गुड्स लेकर जाने हैं, हमें अपने गोडाउन तक गुड्स लेकर जाने हैं, हमने फ्रेट का पेमेंट कर दिया, ठीक है। और उस दौरान क्या हुआ, पहले आपको गुड्स के अनलोडिंग का चार्ज पे करना पड़ेगा, फिर आपको अगेन आपके गुड्स के लोडिंग का चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके व्हीकल में लोड होंगे, राइट। और फिर उसके बाद में फिर से अनलोडिंग भी कराना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे खर्चे ओनली कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। अब जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गए, उसके शोरूम में आ गए, उसकी सेफ्टी के लिए उसने गोडाउन बनवाया था, तो गोडाउन का रेंट पे कर रहा है, ठीक है, मतलब वेयर हाउस के चार्जेस पे कर रहा है। उसके अलावा उसको बेचने के लिए भी बहुत सारे सेलिंग एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सेलिंग एक्सपेंस इनकर कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि कंसाइनी ने जितने भी एक्सपेंसेस करे, आपको क्या लगता है कंसाइनी ये एक्सपेंसेस खुद बियर करेगा? जरा आप सोच कर देखें। अगर मैं आपको गुड्स सेंड करता हूं आगे जाके बेचने के लिए, और मैं आपको केवल बेचने का कमीशन दूंगा, तो क्या आप खर्चे बियर करने को तैयार हो जाएंगे? कभी भी नहीं। कंसाइनी जितने भी खर्चे करता है वो कभी भी वो खुद बियर नहीं करेगा। कंसाइनी विल नेवर बियर द एक्सपेंसेस। कंसाइनी विल गेट द एक्सपेंसेस रीइंबर्स फ्रॉम whom? फ्रॉम द कंसाइनर। तो कंसाइनी ने यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस करे हैं ना बच्चों, वॉट एवर एक्सपेंस ही हैज इनकर्ड, मैं कोई आपको बहुत बड़ी लिस्ट नहीं दे रहा हूं, मैंने आपको शॉर्ट में लिस्ट दिया है, और ये खर्चों का अंत नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको बस सिर्फ एक सैंपल बताया है कि कंसाइनी ने यहाँ पे जितने भी खर्चे करे हैं, उस खर्चे का रीइंबर्समेंट वो किससे मांगना चाहेगा? वो खर्चे का रीइंबर्समेंट कंसाइनर से मांगना चाहेगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों मैंने अब यहाँ पे क्या किया देखो, ये एक्सपेंसेस जो भी हैं, दिस विल बी चार्ज्ड टू द कंसाइनर। पेमेंट तो कंसाइनी ने करा है, क्योंकि खर्चे किसी और शहर में किए जा रहे हैं, पेमेंट करा है कंसाइनी ने, बट ये सारे के सारे खर्चे की रिकवरी कहां से लेंगे? कंसाइनर से लेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कंसाइनर। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है बच्चों? जितने भी खर्चे कंसाइनी करेगा, वो सारे के सारे खर्चों की रिकवरी किससे मांगेगा? कंसाइनर से मांगेगा। कंसाइनर ने खर्चे करे ही हैं, उसके अलावा कंसाइनी ने जो भी खर्चे करे वो भी अपन कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन में काउंट करेंगे, ठीक है ना। सो कंसाइनी विल बी रीइंबर्स्ड फॉर ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब कंसाइनी के पास गुड्स आ चुके, कंसाइनी ने सेलिंग खर्चे भी कर दिए, और वो सेलिंग खर्चों की वजह से अब कंसाइनी के पास में कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर आना शुरू हो गए, ठीक है। तो कस्टमर्स को अब वो क्या करेगा? गुड्स सेल करेगा, यानी फाइनली कंसाइनी इज सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर्स। अच्छा वैसे आपको बताऊं मैं बच्चों, जनरली ये जो कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन होते हैं ये इंटर सिटी ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली अपने सेलिंग एरिया को बढ़ाना चाहते हैं। तो एक दिल्ली का सेलर ऐसा तो है नहीं कि हर जगह बेच पाएगा एग्रेसिव एफर्ट्स के साथ में, नहीं। वैसे तो आजकल आपने ऑनलाइन सेल्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, आप एक जगह पर बैठे हुए कहीं भी बेच सकते हो, बट आप बेचने के लिए उतने एग्रेसिव एफर्ट्स नहीं लगा सकते। सोचो आपने अपने बिहाफ पर कोई एजेंट हर अलग अलग शहर में अपॉइंट कर रखा है, तो वो आपके लिए एग्रेसिव एफर्ट्स पुट इन कर सकता है सेलिंग के लिए। इसलिए कंसाइनमेंट का जो ट्रांजेक्शन है वो इन्वेंट किया गया, ठीक है ना। तो कंसाइनी ने कस्टमर को गुड्स सेल करे, सेल कैसे कैसे कर सकता है बताओ? या तो सेल कर सकता है फॉर कैश, या फिर सेल कर सकता है फॉर क्रेडिट। तो ध्यान दे बच्चों, सेल्स द गुड्स फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। बच्चों अगर कैश के अंदर सेल करेगा तो पैसा इंस्टेंटली आएगा, अगर क्रेडिट पे सेल करेगा तो पैसा इंस्टेंटली तो नहीं आएगा बट पैसा बाद में आएगा।
तो जैसे ही गुड्स इसने सेल करे फॉर कैश, तो कैश किसके पास में आएगा? कंसाइनी के पास में आएगा। और जब कैश कंसाइनी के पास में आएगा, तो कंसाइनी वो कैश फिर किसको ट्रांसफर करेगा? कंसाइनी वो कैश ट्रांसफर करेगा कंसाइनर को। बट जब वो कैश ट्रांसफर करेगा तो उसमें से क्या माइनस करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कमीशन। क्योंकि जैसे उसने गुड्स सेल करे, तो जितना भी गुड्स सेल करा उस पर क्या मांगेगा? कमीशन मांगेगा। और जहां पे कमीशन की बात है, तो कमीशन दो तरह का हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है, डेल कटर भी हो सकता है। अगर क्रेडिट सेल्स करी है और बैड डेट्स का बर्डन कंसाइनी बियर करने को तैयार है, तो कंसाइनर को उसको नॉर्मल कमीशन के अलावा क्या पे करना पड़ेगा? डेल क्रेडिटर कमीशन भी पे करना पड़ेगा। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं होता, तो जो बैड डेट्स होगा उसका रिस्क कौन बियर करेगा? कंसाइनर खुद बियर करेगा। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कंसाइनी बैड डेट्स का रिस्क बियर करे, तो हमें उसे क्या पे करना है? डेल क्रेडिटर कमीशन पे करना है। इज इट क्लियर? तो बच्चों, यहाँ पे आप देखें, हमने सेल करा। सेल करने से क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। सेल करने से कैश विल बी रियलाइज्ड। कैश रियलाइज्ड। ठीक है। ये कैश कहां से कहां तक जाएगा? ये जो कैश रियलाइज होगा सेल्स करने पर, वो कैश पहले तो कस्टमर किसको पे करेगा? कंसाइनी को पे करेगा। और फिर कंसाइनी अल्टीमेटली ये कैश किसको ट्रांसफर कर देगा? कंसाइनर को ट्रांसफर कर देगा। तो यहां से कंसाइनी के पास में कैश आया, और फिर कंसाइनी ने ये कैश अल्टीमेटली किसको ट्रांसफर कर दिया है? कंसाइनर को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है बच्चों? कैश सेंट टू कंसाइनर, राइट? ये पूरा आपको फ्लो समझ में आया कि नहीं आया कंसाइनमेंट का? अब मैं आपको इसी की हेल्प से पूरी अकाउंटिंग का एंट्री भी समझा दूंगा। बस ये जो डायग्राम है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर के लिए। ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपके आगे के सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। बच्चों, नोट डाउन करें कॉपीज में। बच्चों, मैं कमीशन के लिए यहाँ पे ऊपर एक और ड्रॉ कर देता हूँ लाइन। तो मैंने इस डायग्राम के अंदर बेसिकली नॉर्मल कमीशन ही कवर अप करा है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन होगा तो वो एडिशनली मिल जाएगा। नोट करें।
बच्चों डायग्राम समझ में आ गया है ना आपको? This is a basic consignment transaction that we are discussing. स्टूडेंट्स डायग्राम कॉपी हो गया सबका? तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग द अकाउंटिंग एंट्रीज इन रिलेशन टू दिस डायग्राम, ठीक है? और जो इसके अलावा कुछ और एडिशनल पॉइंट्स होंगे उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक की क्लास का आप रिविजन करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके?